हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के क्रैश कोर्स में। आरओ का एक क्रैश कोर्स हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, इसमें आप सभी का स्वागत है। इस कोर्स में आज हम देखेंगे जनरल साइंस का तरंग एवं प्रकाशिकी टॉपिक। तरंग वो विक्षोभ है जिसके कारण ऊर्जा एक माध्यम में आगे बढ़ती है। ऊर्जा के आगे बढ़ने के लिए हमको दो प्रकार के ये विक्षोभ हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम एक तो यांत्रिक तरंग के रूप में परिभाषित करते हैं और दूसरा हम परिभाषित करते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। यांत्रिक तरंग, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें ऐसी तरंगें जो क्या करती हैं, सघन और विरल के रूप में आगे बढ़ती हैं, अर्थात ये माध्यम जैसे जैसे अगर माध्यम इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में तरंग भी चलती है। और ऐसी तरंगों में उदाहरण के रूप के लिए लिया जाता है जैसे कि ध्वनि तरंग। दूसरे प्रकार की जो तरंग होती है उसे हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं, जैसे कि रस्सी में तरंग। अर्थात ये जो तरंगें होती है वो कुछ इस हिसाब से चलती हैं, जहां पे तरंग के पार्टिकल और जो तरंग की गति है उनके बीच में 90 का एंगल होता है। जो विक्षोभ का दूसरा टाइप है वो है अयांत्रिक तरंगें। अयांत्रिक तरंगों को मुख्य रूप से वैद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इसमें एक दूसरा टाइप भी होता है जिसे हम द्रव्य तरंगें भी कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के आपस में लंबवत कंपन करने के कारण उन दोनों ही क्षेत्रों के लंबवत गति करती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अगर हम उदाहरणों की बात करें या एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रकाश है इसका एग्जाम्पल, गामा किरणें हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें IR वेव हैं, इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें भी कह सकते हैं आप। इसके अलावा यदि आप बात करें जैसे अल्फा वे और बीटा वेव्स की, तो वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, वे द्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं, अर्थात वे अयांत्रिक तरंगों का ही एक प्रकार हैं, लेकिन वो वैद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। आपको ये चीज यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे हम बात करें क्या हुआ इसमें, आगे हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। हमने अभी पढ़ा था कि ध्वनि कैसी एक तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो या तो ठोस में चल सकती हैं या द्रव के ऊपर के किनारे पर चल सकती हैं, या ये कहिए कि अपर लेयर में चल सकती हैं। कल के लेक्चर में आपको याद होगा हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था, तो जहां जहां सरफेस टेंशन अवेलेबल रहेगा ये सिर्फ वहीं गति कर सकती हैं। अर्थात ये अपश्रव्य तरंगों की अगर हम ध्वनि की बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। अपश्रव्य तरंगें अर्थात जिनको इंसान नहीं सुन सकता है, ऐसी तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऐसी तरंगों को हाथी, व्हेल और कुछ विशिष्ट पक्षी हैं जो इनको सुन सकते हैं। ऐसी तरंगों के उदाहरण हैं भूकंपीय तरंगें। दूसरे जो प्रकार की तरंगें हैं उन्हें श्रव्य तरंगें कहा जाता है या श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ऐसी ध्वनि जिसको इंसान सुन सकता है, इसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव इनको सुन सकता है और इसका उदाहरण होता है मनुष्य की बोलचाल में जो भी तरंगों का प्रयोग किया जाता है वे श्रव्य ध्वनि तरंगों का उदाहरण होती हैं। ध्वनि तरंगों का तीसरा उदाहरण पराश्रव्य तरंगें होती हैं, अल्ट्रासोनिक्स होती हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती है। ऐसी तरंगों को भी इंसानों के कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन इनको डॉल्फिन, कुत्ते, चमगादड़ सुन सकते हैं। इनके अगर उदाहरण की बात करें तो सोनोग्राफी में जो प्रयुक्त होती हैं वो तरंगें क्या होती हैं, पराश्रव्य प्रकार की तरंगें होती हैं। सोनोग्राफी अर्थात अल्ट्रासाउंड भी इनको सामान्य भाषा में कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रकाश की, तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। लेकिन आपको यह याद रखना पड़ेगा कि प्रकाश की सहायता से हम देख तो सकते हैं, लेकिन प्रकाश को नहीं देखा जा सकता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम घटते हुए क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा निर्वात में, फिर हवा में, फिर पानी में, फिर कांच में और उससे भी कम होता है हीरे में। इस तरीके से डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि प्रकाश एक कण की तरह भी व्यवहार करता है। जैसे आप किसी गेंद को फेंकेंगे उस तरह से भी व्यवहार करता है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और कुछ जगह पर प्रकाश तरंग की तरह काम करता है, जैसे कि आप देखेंगे परावर्तन, अपवर्तन या
ध्रुवण, इन प्रक्रियाओं में प्रकाश एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। कॉम्पटन इफेक्ट हो गया या प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, इनमें यह कण की तरह व्यवहार करता है। तो प्रकाश की दोनों ही प्रकृतियां होती हैं। प्रकाश कुछ विशिष्ट टाइप के अपने नेचर को प्रदर्शित करता है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। वर्ण विक्षेपण क्या है कि अगर प्रकाश को किसी एक माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या है, जो अलग अलग रंग हैं उनका वेग हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सेम माध्यम में एक कलर किसी और स्पीड से चलेगा, दूसरा किसी और स्पीड से चलेगा। इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी वो कम मुड़ पाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा मुड़ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया और एक प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डाला, सफेद रंग का प्रकाश डाला, तो इसमें यह कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, जिसको हम विविग्योर नाम से जानते हैं। ऊपर रेड और नीचे वायोलेट, ऊपर लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग। तो अगर किसी माध्यम से होकर, खासतौर से अगर प्रिज्म से होकर के गुजारा जाए तो प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। लाल रंग न्यूनतम विस्थापित होता है, आपने देखा लाल रंग लगभग सीधा सीधा निकल गया, और बैंगनी रंग अधिकतम विस्थापित हो जाता है, बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। इसके अगर हम अनुप्रयोग की बात करें तो इसका अनुप्रयोग इंद्रधनुष में होता है, या इंद्रधनुष की जो घटना है वो वर्ण विक्षेपण की वजह से ही देखने को मिलती है। अगली जो घटना है प्रकाश की, ये परावर्तन है। ये भी प्रकाश के वेव नेचर को प्रदर्शित करती है। परावर्तन क्या है? मान लीजिए एक सतह है, उस पर प्रकाश आया, टकराया और वापस लौट गया, तो इस घटना को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी माध्यम से अगर प्रकाश आता है और अगर उसी माध्यम में वापस लौट के चला जाता है तो यह घटना परावर्तन कहलाती है। अब परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस तरीके से होता है, जिस मेथड का यूज किया जाता है उस मेथड को मिरर या दर्पण कहा जाता है। और दर्पण 3 प्रकार के हम यहाँ पे दर्पण देखेंगे मुख्य रूप से, जिनमें एक समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना है वो हमेशा आभासी बनेगा, अर्थात हमको दर्पण के अंदर हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। समान दूरी पर बनता है। अगर हम मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पर दर्पण से खड़े हुए हैं तो प्रतिबिंब भी अंदर हमें 2 मीटर की दूरी पर ही बनता हुआ महसूस होगा, और उसमें पार्श्व विकृति होती है। मतलब हमारा लेफ्ट बिल्कुल हमको अपने साइड से पैरेलल दिखता है, पार्श्व विकृति होती है, हमारा लेफ्ट उसका राइट नहीं बनता है, तो ये पार्श्व विकृति वाला बनता है। इसका प्रयोग क्या होता है, घरों में आपने देखा होगा, चेहरा देखने के लिए इस तरह के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं ये अभिसारी प्रकृति के होते हैं। अभिसारी प्रकृति का मतलब यहाँ पे मोटा सा ये है कि ये दर्पण इस तरह का होगा, इसमें यहाँ पॉलिश रहेगी, और अगर इस पर समतल प्रकाश डाला जाए तो ये प्रकाश को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। कोई भी ऐसी चीज जो प्रकाश को एक जगह पर लाके इकट्ठा करती है उसे अभिसारी प्रकृति का कहा जाता है। तो ये दर्पण कैसा होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, और एक कंडीशन जब ऐसी आती है कि वस्तु इसके फोकस और पोल के बीच में खड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा, बहुत बड़ा और आभासी बनता है। नॉर्मली हम उसी कंडीशन का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। जैसे वाहनों की हेडलाइट है, तो हेडलाइट की वजह से ये क्या कर देता है, जो पूरे बल्ब का प्रकाश है, जो भी हमारे पास वाहन है उसकी हेडलाइट में पूरे प्रकाश को ये क्या कर देता है, समांतर कर देता है, आगे की तरफ वितरित कर देता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं दांतों को देखने के लिए। छोटी छोटी दरारों को ये क्या कर देता है, बड़ा करके दिखाता है, इमेज को ये बड़ी करके दिखाता है। तो दंत चिकित्सक इसका प्रयोग करते हैं, और नाइयों का द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं या जो इसकी प्रकृति होती है वो अपसारी होती है। अपसारी का यहां मतलब है कि ऐसी प्रकृति जिसकी वजह से प्रकाश क्या हो जाता है, बिखर जाता है। इसमें क्या होगा कि अंदर की तरफ यहां पे पॉलिश होगी और जो प्रकाश डाला जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ बिखर जाएगा। अर्थात ये प्रकाश को फैलाता है। तो फैलाने वाली प्रकृति का जो दर्पण होता है उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। आभासी का मतलब अगर कोई प्रतिबिंब ऐसा है जिसमें प्रकाश वास्तव में कहीं क्रॉस कर रहा है तो ये रियल प्रतिबिंब होगा। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब इस तरीके से है, रियल में कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इस तरह का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा।
अब क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, इसलिए इसका प्रयोग रियर मिरर और साइड मिरर में किया जाता है। वाहनों में आपने देखा होगा, वाहनों में साइड की चीजों को या पीछे की चीजों को देखने के लिए एक मिरर लगा रहता है, वो हमेशा उत्तल प्रकृति का रहता है। अगला जो वेव नेचर है वो है अपवर्तन। अपवर्तन क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो सीधा, प्रकाश का एक नेचर है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो मान लीजिए ये हो गया हमारा अभिलंब, तो प्रकाश को जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन जब एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो प्रकाश या तो इधर हट जाएगा या फिर प्रकाश हट जाएगा इधर। अगर मान लीजिए इधर विरल माध्यम हुआ तो विरल से जब सघन में जाएगा तो ये अपने अभिलंब की तरफ हटेगा, और अगर मान लीजिए सघन से विरल में गया तो ये अपने अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा। तो प्रकाश का अपने रास्ते से भटक जाना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का प्रयोग अगर हम देखेंगे, अनुप्रयोग हमको ये दिखने को कहां कहां मिलता है, तो तारों का टिमटिमाना इसका एक एग्जाम्पल है। तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं, प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना मतलब कभी उनका प्रकाश तेज दिखाई देता है, कभी धीमे दिखाई देता है, इस तरह की चीज। या फिर अगर मान लीजिए पानी में कोई सिक्का पड़ा हुआ है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा, अगर वो 1 मीटर अंदर है तो आपको 1 मीटर से कुछ ऊपर दिखाई देगा, तो ये भी अपवर्तन के ही कारण होता है। या अगर मान लीजिए पानी में एक सीधी छड़ को डाल दिया जाए और उसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको छड़ थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी, ये भी अपवर्तन की ही वजह से होता है। सूर्यास्त के बाद भी या सूर्योदय से पहले भी सूर्य दिखाई देता रहता है। लगभग 2 मिनट पहले से सूर्य दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखता रहता है। उसकी वजह भी अपवर्तन ही होता है, क्योंकि हमारे जो चारों तरफ वायुमंडल है वो भी एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, एक अपवर्तक माध्यम की तरह काम करता है। अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मीडियम अगर ऊपर डेंस है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर कोई तरंग जाती है, तो अभी हमने देखा था कि ये माध्यम में क्या होगा, इस तरीके से अगर कोई तरंग गई, ये सघन है, मान लीजिए इधर हीरा है और इधर मान लीजिए हवा है, तो वैसी कंडीशन में ये अपने जो इसका नॉर्मल है उससे दूर हट जाएगी, दूर हट जाएगी। अगर हम इस इंसिडेंट रे को नीचे की तरफ लाते जाएंगे तो एक कंडीशन में ये प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट करके चली जाएगी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ये अपवर्तन का ही एक विशेष प्रकार होता है। तो अपवर्तन के दौरान प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अब इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये शर्त है। और जो इसका इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये 2 शर्तें फॉलो होनी चाहिए। इसका प्रयोग कहां कहां होता है? ऑप्टिकल फाइबर में आपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो वायर देखे होंगे, व्हाइट कलर के वायर निकलते हैं अंदर, उनमें उनको ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। हीरे की चमक के लिए भी इसका आप देखेंगे, हीरे की जो चमक होती है स्पेशल, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही वजह से होती है। मारीचिका के बनने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मारीचिका का मतलब जैसे आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पर जब आप बाइक चलाते हैं तो सड़क पर काफी दूर 500-700 मीटर दूर आपने देखा होगा पानी भरा हुआ आपको महसूस होता है, या रेगिस्तानी इलाके में जाते हैं तो आपको काफी दूर पानी भरा हुआ दिखता है। ये पानी भरा हुआ इसी की वजह से दिखता है, इसी को मिराज या मारीचिका कहा जाता है। मारीचिका मतलब ऐसी चीज जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन हमको दिखती है। इसका एक प्रयोग और आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए कांच में दरार हो जाती है तो कांच, वो जो दरार है वो आपको स्पेशली ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। पानी में जो बुलबुले होते हैं वो भी आपको ज्यादा चमकदार दिखाई देते हैं। उन सभी के लिए भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही उत्तरदायी होता है। अगला इसका वेव नेचर का एक और एग्जांपल हम देखेंगे, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है कि धूल के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जब उनसे प्रकाश की किरण टकराती हैं तो जिस प्रकार दर्पण ने अभी उसका परावर्तन किया था तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ये वापस नहीं करती प्रकाश को, बल्कि अलग अलग दिशाओं में इसको छितरा देती है, बिखरा देती है। यही प्रकाश का बिखराव प्रकीर्णन कहलाता है। अर्थात धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का बिखर जाना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। इसके अनुप्रयोग की अगर हम बात करें तो आकाश का नीला रंग
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। हमने अभी देखा था कि प्रिज्म से गुजारने पर नीला रंग या बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, तो इसका मतलब इसका प्रकीर्णन भी सबसे ज्यादा होगा। रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्योंकि बाकी सारे कलर पहले ही प्रकीर्णित हो जाते हैं, पहले ही मुड़ जाते हैं, सिर्फ रेड कलर ही हम तक पहुंच पाता है। समुद्र का नीला रंग हो वो भी किसकी वजह से है? प्रकीर्णन की वजह से ही हमको नीला दिखता है, क्योंकि समुद्र में क्या रहते हैं? नमक के पार्टिकल्स रहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतरिक्ष से आकाश को देखने पर उसका रंग कैसा होगा, चंद्रमा से आकाश को देखने पर उसका रंग कैसा होगा, तो दोनों ही जगह पे वायु नहीं है, धूल के कण नहीं है। धूल के कण नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं होगा। अगर प्रकीर्णन नहीं हुआ तो इसका मतलब आकाश का वहां पे कोई रंग नहीं होगा, और जब कोई रंग नहीं होगा इसका मतलब तब वो हमको काला दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष से देखने पर, चांद से देखने पर, या ऐसे किसी भी प्लैनेट से देखने पर जहां पे वायुमंडल और धूल उपस्थित नहीं है, आकाश हमको काला दिखाई देता है। इसका वेव नेचर का एक फर्दर एग्जांपल है विवर्तन। विवर्तन क्या है कि अगर प्रकाश को किसी एक तीक्ष्ण किनारे से होकर के गुजारा, जैसे ऐसे मान लीजिए हमने प्रकाश को यहां से गुजारा, तो प्रकाश का नेचर है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन तीव्र किनारों से जब वो गुजरता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो तीक्ष्ण किनारों से गुजरने पर प्रकाश का मुड़ जाना ही विवर्तन कहलाता है। इसके अनुप्रयोगों की बात करेंगे तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का रंगीन दिखाई देना, या सौर एवं चंद्र कोरोना, जैसे सूरज और चंद्रमा के चारों तरफ आप देखेंगे कई बार लाइट क्या क्या हो जाता है, एक विशेष रूप से आपको सघनता दिखाई देती है। जो मेन चीज है वो यहां पर है, इसको पास बैठना भी कहते हैं। इस तरीके से जो आकृति बन जाती है वो भी विवर्तन की ही वजह से बनती है। और होलोग्राम, बहुत सारी बुक्स पर, बहुत सारी चीजों पर आपने देखा होगा कि एक साइड से देखते हैं तो एक कलर दिखता है, दूसरे साइड से देखते हैं तो उसमें अंदर दूसरा कलर दिखने लग जाता है, उसको होलोग्राम कहा जाता है। तो होलोग्राम भी विवर्तन की ही वजह से बनता है। व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो कई बार क्या होता है, जब आवृत्ति और आयाम लगभग समान रहते हैं और एक ही माध्यम में अगर तरंग चलती है तो उसको हम कहते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। जैसे अगर मान लीजिए एक तरंग चल रही है और एक मान लीजिए दूसरी तरंग भी उसी माध्यम में आगे चल रही है, तो दोनों तरंगें क्या हो जाती हैं? अध्यारोपित हो जाती हैं, अर्थात ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। यही ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। अब इस व्यतिकरण से क्या होगा कि कहीं पे तो देखिए क्या हो गया कि कहीं पे तो एनर्जी बढ़ गई है, तो यहां पे इसको कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। और कहीं कहीं क्या हो जाएगा, ऊर्जा घट गई है, तो यहां पे इसको कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो कहीं पे ज्यादा उजाला दिखेगा हमको अगर हम प्रकाश की बात करें, और कहीं पे हमको थोड़ा सा ज्यादा अंधेरा दिखेगा। तो अब देखिए, कुछ में हमने देखा था विवर्तन था और कुछ में व्यतिकरण रहेगा, लेकिन रंगीन एक ही टाइप के होंगे। जैसे तेल अगर पानी पर गिर जाता है तो आपने देखा होगा वहां पर रंगीन पैटर्न बन जाते हैं, इसके पीछे व्यतिकरण उत्तरदायी होता है। या साबुन के बुलबुले होते हैं वो भी हमको रंगीन दिखाई देते हैं, इनके पीछे भी व्यतिकरण ही उत्तरदायी होता है। बात करें अगर हम ध्रुवण की, तो ध्रुवण क्या है? ये एक ऐसा नेचर है प्रकाश का जिसकी वजह से प्रकाश का ये पता चलता है कि प्रकाश किस प्रकार की एक तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग तो है, लेकिन उसमें भी ये अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है। जैसे ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ मतलब इसका जो चलना है वो कुछ इस तरह से होता है, सरंग और गर्त के रूप में होता है, और ये हमको पता लगता है ध्रुवण के द्वारा, क्योंकि ध्रुवण सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों का ही हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता, ध्वनि का कोई ध्रुवण नहीं हो सकता है। प्रकाश वैद्युत क्षेत्र का एक दिशा में कंपन करना ही क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। एक्चुअली ये चीज होती क्या है, प्रकाश हर एक दिशा में कंपन करता है। प्रकाश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक दिशा में कंपन करेगा, तो उसकी वजह से आंखों में चकाचौंध हो जाती है, जिससे दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम सूरज की तरफ देखने लग जाते हैं तो एकदम से आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी चीज को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक ऐसा यंत्र है जिसको हम पोलेरॉइड कहते हैं, तो पोलेरॉइड से अगर इस प्रकाश को गुजारेंगे तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन को परमिट करेगा, बाकी सारी डायरेक्शंस को ये क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब प्रकाश का कंपन होगा उसी को अपने में से पार जाने देगा, बाकी सभी को ये रोक देगा।
होगा। इस तरह का जो मेथड है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। अब ध्रुवण का प्रयोग कहाँ होगा, तो ध्रुवण का प्रयोग होता है धूप के चश्मे बनाने में, ध्रुवण का दूसरा प्रयोग होता है हेडलाइट बनाने में और विंड स्क्रीन में। क्योंकि हेडलाइट से मान लीजिए एक इस टाइप के कंपन हमने कर दिए और जो विंड स्क्रीन है उसको इस डायरेक्शन में हमने लगा दिया, तो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और उसकी वजह से रात को जब वाहन एक दूसरे के सामने आते हैं तो ड्राइवर की आंखों में ज्यादा चुभन नहीं होगी प्रकाश की। इस तरह से ध्रुवण का प्रयोग करके हम रात के समय पे एक्सीडेंट की संभावना को कम कर सकते हैं। अब देखिए, इनके अलावा अगर हम देखें तो कुछ जो अभी हमने देखा था लेंस, तो लेंस क्या है, ये लेंस दो प्रकार के अभी हमने देखे थे, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में और जो अवतल लेंस है उसका होता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष मतलब जहां पे दूर की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उसको दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। और ऐसा दृष्टि दोष जहां पे निकट की चीजें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, उसको निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहा जाता है। इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बुढ़ापे के कारण आंखों की जो मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। वैसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि ना तो दूर की दिखाई देती हैं चीजें और ना ही पास की दिखाई देती हैं। वैसी कंडीशन में एक लेंस का, या इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और वैसी कंडीशन में एक ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाता है जो हमको दूर का भी दिखा सके और नजदीक का भी दिखा सके। ऐसे लेंस को बाईफोकल लेंस कहते हैं। इसके लिए लेंस के दो हिस्से कर लिए जाते हैं। दूर की चीजों को देखने के लिए हमको निगाह को सीधा रखना पड़ता है, इसलिए ऊपर हम अवतल का प्रयोग करते हैं और नीचे देखने के लिए, जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं तो नीचे देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक और लेंस गड़बड़ी हो जाती है आंखों में, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ लोगों को अपने कॉर्निया में गड़बड़ी की वजह से चीजें, ऊर्ध्व की चीजें मतलब खड़ी हुई चीजें और क्षैतिज या पड़ी हुई चीजें साफ साफ उनमें अंतर नहीं पता कर पाता। अगर वो क्षैतिज एक बार में देख पा रहा है तो ऊर्ध्व को प्रॉपरली नहीं देख पाएगा, अलाइनमेंट नहीं हो पाता है दृष्टि का, उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेशन। अब एस्टिग्मेशन से निपटने के लिए हम बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके अलावा देखेंगे कि नोटबुक आईएएस ने यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, यूके पीसीएस के लिए और बीपीएससी के लिए, विभिन्न राज्यों के पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए तमाम सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के हैं। और कई बार अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि मान लीजिए आप दिल्ली आना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हाइब्रिड मोड में भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे आरओ एआरओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जिसमें आप अपना सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।